अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में से तकरीबन 3 क्वेश्चन भी आते हैं और ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आता है। हमारी बुक के अंदर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल सादा लिखा हुआ है, तो उसकी कोई सेटिंग नहीं हुई कि किस तरह इस लॉन्ग को लिखकर हम लोग अच्छी तरीके से नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इस लॉन्ग को हम किस तरह लिखते हैं। तो पहले नंबर पे इसके हवाले से हम लोगों को लिखना होता है कि इस लॉ को किसने पेश किया, और इस शार्ट के हवाले से भी आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज़ गिवन बाय गोल्ड ब्रिग एंड वेग। दो साइंसदान थे जिनमें से एक का नाम गोल्ड ब्रिग और दूसरे का नाम वेग था। लॉ ऑफ मास एक्शन को गोल्ड ब्रिग और वेग ने पेश किया। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ लिखनी होती है। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि इस लॉ को कब पेश किया गया, मतलब किस सन में पेश किया गया। और इस लॉ का जो सन है, मतलब कि कब पेश किया, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज़ आती है। अगर 10th क्लास में सन के हवाले से एमसीक्यूज़ देखी जाए तो मेरे हिसाब से ये वाली जो एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको 1869 में दिया गया, मतलब जो गोल्ड ब्रिग और वेग थे उन्होंने 1869 के अंदर ये लाभ पेश किया। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है इसकी स्टेटमेंट। इसकी तारीफ होती है या बयान होता है। तो ये देखा जाए तो एक तो सिंपल 2 नंबर का सवाल भी आता है। जस्ट वो कह देते हैं कि डिफाइंड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ कर दें। तो लॉन्ग के हवाले से देखते हैं। कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन का रेट, यानी कि रेट कहता है स्पीड को, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो मकदारों के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें अगर एक मकदार बढ़े तो दूसरी मकदार भी उसी हिसाब से बढ़े, अगर पहली वाली कम हो तो दूसरी वाली भी उसी हिसाब से कम हो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ सब्सटेंस, यानी कि तो रिएक्शन का रेट जो होता है वो एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितने एक्टिव मासेस ज़्यादा होंगे तो उस रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है ये हासिल ज़रा होता है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस, यानी कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के। मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, यानी कि रिएक्ट करने वाली अशिया के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो उतना रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट भी उतने ज़्यादा होंगे। अगर उर्दू के अंदर इसकी डेफिनेशन की देखी जाए तो उर्दू मीडियम में जो बच्चे होते हैं वो इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़राब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट जो बयान है ये 2 नंबर के हवाले से भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो चीज़ हम लोगों ने मेंशन करनी होती है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मासेस। ये शार्ट के हवाले से भी आता है कि एक्टिव मासेस का इजहार या एक्टिव मास को किसकी मदद से ज़ाहिर किया जा सकता है। और जो कहता है द एक्टिव मासेस मींस मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। इट्स यूनिट मोल डेसीमीटर क्यूब, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है मोल डेसीमीटर क्यूब। उर्दू के अंदर एक्टिव मासेस से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है।
इसके इजहार के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है मैथमेटिकली, यानी कि रियाजियाती तौर पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को किस तरह बयान कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो इसके हवाले से आगे न्यूमेरिकल आते हैं तो उनको करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको आसान वर्डों में कहूँ, सपोज़ फ़र्ज़ करें हमारे पास ए और बी आर रिएक्टेंट्स। ए और बी जो हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्टेंट्स वो चीज़ होती हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं, यानी ए और बी आपस में रिएक्ट करती हैं। एंड सी एंड डी आर प्रोडक्ट, और सी और डी जो हैं हमारे पास प्रोडक्ट हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट कर रही हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बना रही हैं सी और डी। उर्दू के अंदर भी हम यही चीज़ देखेंगे कि कहता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ए और बी जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि ए और बी आपस में रिएक्ट करती हैं और हमारे पास सी और डी प्रोडक्ट बना देती हैं। तो इसी जनरल इस जनरल एग्जांपल को देखते हुए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को मैथमेटिकली देखेंगे। तो जो ऊपर वाला हमारा रिएक्शन था, ए और बी रिएक्टेंट्स और सी और डी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जब ए और बी रिएक्टेंट रिएक्ट करके सी और डी बना रही हैं, यानी रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हम लोगों ने स्टेटमेंट के अंदर भी देखा था कि जो किसी भी चीज़ का रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, एक्टिव मासेस के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पूरा लफ्ज़ नहीं लिख सकते, ना लिखें, तो जस्ट सिंपल हम आर एफ लिख सकते हैं। आर का मतलब होता है रेट और एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। उसके बाद इक्वल डालेंगे और कांस्टेंट के एफ इस्तेमाल करते हुए हम ए और बी लिख देंगे। तो इसी तरह हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखेंगे। रिवर्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि जब सी और डी दोबारा से रिएक्ट करके हमारे पास रिएक्टेंट्स ए और बी बना रहे हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डी। तो हम पूरा वर्ड ना लिखें, आर आर लिख के, मतलब कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल डाल के हम के आर इस्तेमाल करके सी और डी लिख दें। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन है ऊपर वाला वो रिवर्स रिएक्शन है, तो रिवर्स रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो हम इक्विलिब्रियम के ऊपर देखेंगे, इक्विलिब्रियम वो हालत जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो रेट है वो बराबर हो जाए, यानी कि मिकदार बराबर हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हों, बराबर हों, तो इस हालत को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उर्दू वाले जो बच्चे हैं वो सबसे पहले लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट। तो हम जानते हैं कि हम लोग आर एफ जो इस्तेमाल किया था, मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वल लगा के हम लोगों ने एक कांस्टेंट के एफ लगाया था, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया था। इसी तरह हमारे पास आगे रिवर्स रिएक्शन है, उसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा आर लिखा था, यानी कि रेट, और छोटा आर का मतलब है रिवर्स। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने के आर, यानी कि रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट लगाया था, और उसके बाद सी और डी प्रोडक्ट लिखे थे। तो हम लोग इन दोनों कांस्टेंट के एफ, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट को अलग ले लेंगे, यानी कि के एफ बटा के आर। तो हमारे पास पहले नंबर पे जो आएंगे, मतलब सी डी, जो कि रिवर्स रिएक्शन के लिए सी डी, और उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा ए बी। तो हम के एफ और के आर, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट के लिए एक और कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास होता है के सी। तो के सी इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। तो हमारे पास के सी, यानी कि ऊपर जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो प्रोडक्ट है, और उस बट्टे के नीचे जो चीज़ है वो रिएक्टेंट है।
और केसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो केसी है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि इस कानून का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अमल दखल है। यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ओवरऑल जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पे ये लॉ ऑफ मास एक्शन हो रहा होता है। अगर छोटी सी मिसाल दूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो फर्टिलाइज़र कंपनी है तो वो भी